हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपको पता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और ये क्राइसिस का इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। सो एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग इन बांग्लादेश। सो ये हम देखेंगे क्या वहाँ पे ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, वहाँ पे शेख हसीना का गवर्नमेंट ख़त्म हो गया, अवामी लीग वहाँ से हटा दिया गया और वहाँ पे मिलिट्री रूल आ गया है। लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है, क्या गलत हुआ वहाँ पे जिसकी वजह से ऐसा हो गया। ये हर कंट्री को इस डेवलपमेंट के बारे में देखना है और समझना है कि उनके कंट्री में कहीं ऐसा गलती तो ना हो रहा है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन दिस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। सिविल वार हम शुरू करेंगे 1971 से, जब बांग्लादेश जो है, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान उसको बोला जाता था उस समय, वो आपका पाकिस्तान से अलग होके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। और ये है ये जो सिविल वार था बांग्लादेश में 1971 में, जो ये दैट इज लेड बाय अवामी लीग पार्टी। अवामी लीग पार्टी जो है उसने इस मूवमेंट को शुरू किया था और जिनके लीडर थे, जिसका लीडर था मुजीबुर रहमान। सो ठीक है, सो ईस्ट पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट, तो इंडिया ने उसे मदद किया था 1971 में, और बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इंडिया ईस्ट पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन जाता है एंड दैट इज नोन एज बांग्लादेश। ठीक है, सो इट वाज इंडिया अंडर द गांधी की हेल्प से हुआ था ये। अवामी लीग केम टू पावर, उसके बाद वहाँ पे अवामी लीग जो था, जो पार्टी ने वहाँ पे मूवमेंट शुरू किया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो पार्टी पावर में आता है और मुजीबुर रहमान जो वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन इनका रूल बहुत सालों तक चलता नहीं है। 1975 अगस्त में हम देखते हैं कि वहाँ मिलिट्री कूप होता है। मिलिट्री कूप मतलब मिलिट्री जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के सारा पावर अपने हाथ में लेके कंट्री को रूल करने लगता है। और जिसमें कि इस मिलिट्री कूप में जो मुजीबुर रहमान थे उनके सारे फैमिली मेम्बर को मार दिया गया था। 18 लोगों को मारा गया था। उनकी दो बेटियां जो थी, जो कि उस समय वहाँ पे नहीं थी, वो बच गई, और जिसमें कि शेख हसीना एक बेटी थी जो कि बाद में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनती है, शेख हसीना, और उनकी सिस्टर जो थी बच गई थी। सो अब क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय जब उनके सारे परिवार के लोगों को मार दिया गया था, तो वो इंडिया में आके पॉलिटिकल एसाइलम थी 6 ईयर तक। बाद में वो बांग्लादेश जाती है। और शेख हसीना रिवाइव द अवामी लीग पार्टी विच प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। जो पार्टी उनके फादर ने बनाया था वही पार्टी को उन्हें रिवाइव किया। और वहाँ पे जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप था उसको, इरशाद का जो था, वो 1990 में वहाँ पे बेसिकली बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP ये पावर में आता है, और खालिदा जिया जो थी वो वहाँ के PM बनती है। कब? 1919 में। ठीक है, 1919 में बांग्लादेश नेशनल पार्टी एक दूसरा पार्टी है वहाँ पे, और वो पार्टी अवामी लीग के अलावे तो वो पार्टी वहाँ पे पावर में आता है, और खालिदा जिया वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनती है। ठीक है, 1996 में अवामी लीग अंडर शेख हसीना केम टू पावर। फिर वहाँ पे 96 में इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन के बाद हम देखते हैं शेख हसीना पावर में आती है। अवामी लीग जो कि इंडिया में असाइलम ली थी और उसके सारे परिवार के लोगों को मार दिया गया था, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनती है। फर्स्ट टाइम अगेन केम टू पावर। और दूसरा, ये तो 1996 में पावर में आई थी, फिर दूसरे पार्टी पावर में आए थे, और 2009 में वो दोबारा से पावर में आए। उसके बाद से अभी तक रूल कर रही थी, करीब करीब 15 साल से वो बांग्लादेश में रूल कर रही थी। सो इतने सालों के रूल में उसने बहुत कुछ अचीव किया बांग्लादेश के लिए। सो ये अचीवमेंट है उनके। देयर वाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन बांग्लादेश। आउट ऑफ 170 मिलियन पीपल, मिलियंस ऑफ पुअर पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से लोगों को बाहर निकाला उन्होंने, इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया। बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेज फॉर होस्टिंग मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी। रोहिंग्या रिफ्यूजी को उन्होंने अपने यहाँ रखा। ये भी एक उनका अचीवमेंट है जिसकी वजह से उन्हें पीस अवार्ड मिलता है। सी सेटअप वार क्राइम ट्राइब्यूनल। देखो, वार क्राइम ट्राइब्यूनल क्या होता है कि जो लोग इन्वॉल्व थे मुजीबुर रहमान को और उनके फैमिली को मारने के लिए, बाकी अवामी लीग के लोगों को मारने के लिए, उनके लिए एक ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट होता है, उसको सेटअप किया गया। और जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे जेनोसाइड के लिए, उनको हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड उनको जो अप्रोप्रिएट सजा वो दिया गया। C1 बैक टू बैक इलेक्शन। लेटेस्ट विक्ट्री जो था वो जनवरी 2024 में था, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी।
और इसी 2024 में हम देखते हैं कि उनके खिलाफ तख्ता पलट होता है, मिलिट्री कूप होता है, पब्लिक सिविल वार होता है वहाँ पे, और उनको वहाँ से भागना पड़ता है, भाग के इंडिया आती हैं। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं उनके अचीवमेंट के बारे में कि इन कंक्लूजन एवरीथिंग दैट सी बिल्ड इन दोज ईयर्स क्रैश लाइक ए कैसल इन द सैंड। फिफ्थ, ठीक है, तो इस तरह से ये खत्म हो जाता है उनका रूल। जो अभी हमने जो देखा यहाँ पे, ये कुछ आई मीन दोज हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हर, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में चढ़े हुए थे। यहाँ पे लोग जो हैं गलियों में, रास्तों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो अब देखो क्या कारण था, क्या एक्चुअली गलती हो गई थी शेख हसीना से। सो लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। सो ये हम देखते हैं क्या है। देखो बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए दैट लेड टू डाउनफॉल ऑफ शेख हसीना। एक तो था अनपॉपुलर कोटा सिस्टम। आपने पता होगा आपको कि जब वहाँ पे 1971 में बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, तो वहाँ कोटा दिया गया था। स्पेशली जो लोग फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट करने में हेल्प की थी, ऐसे लोगों को 30% कोटा मिलता है। out of 30% job, out of 100 job, 30 jobs are reserved for those freedom fighters के परिवार के लिए। सो आउट ऑफ टोटल रिजर्वेशन 50, जो वहाँ पे टोटल रिजर्वेशन 50% है, उसमें 30% फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व है। सो ये एक सबसे बड़ा मुश्किल था वहाँ पे। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन और जॉब में। उसके बाद हसीना हैड डन अवे विद, और फिर हसीना ने 2021 में हम देखते हैं कि ये रिजर्वेशन सिस्टम खत्म करके सिर्फ ठीक है ख़त्म कर देती है, और 5% रिजर्वेशन जो है सिर्फ फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव को मिलता है। इन जून 2024 द ओल्ड सिस्टम हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ कि 24 में वहाँ पे जो हाई कोर्ट था, उसने बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम था रिजर्वेशन के, और शेख हसीना ने ये स्टेप उठाया था, रिजर्वेशन ख़त्म किया था। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। अब क्या था कि लेकिन वहाँ पे कोर्ट ने बोला नहीं, ये सिस्टम जो है रिजर्वेशन का पहले के जैसा चलता रहेगा, और इससे लोग जो है दिस ट्रिगर्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट, फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और यही प्रोटेस्ट जो अभी चल रहा है वहाँ पे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है जो प्रोटेस्ट है रिजर्वेशन के खिलाफ, रिजर्वेशन ना होना चाहिए उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। दूसरा है लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी फॉर द गवर्नमेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि हालांकि अब देखो, उससे पहले हमें जानना है कि वहाँ पे 3 पार्टी है। अवामी लीग जो कि शेख हसीना लीड करती है, जो भाग के इंडिया आई हुई है अभी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो खालिदा जिया, जिन्होंने आई मीन मिलिट्री कूप के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट बनाया था। और जमायत इस्लामिया एक और पार्टी है जो कि हम इसको फंडामेंटलिस्ट पार्टी बोलते हैं, और कट्टर मुसलमान पार्टी जिसको बोलते हैं हम इसको। तो ये पार्टी है, 3 पार्टियां वहाँ पे जो कि वहाँ के पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बांग्लादेश अपोजिशन एंड गवर्नमेंट हिस्टोरिकली हैड हॉस्टाइल रिलेशनशिप। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि वैसे तो सारे कंट्री में हॉस्टाइल रिलेशनशिप है, सो यहाँ पे भी है। सो अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इन दोनों में हमेशा हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी है बहुत ज़्यादा। इतना दुश्मनी है कि खालिदा जिया को जेल भेज दिया गया था। सो एहेड ऑफ 2018 इलेक्शन मिसेस जिया, खालिदा जिया द फॉर्मर पीएम वाज सेंट टू जेल फॉर 5 ईयर, और बाद में इसको बढ़ाकर और 5 साल कर दिया गया था। सो ये हम देखते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को जेल में डाल देना शायद लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों को ऐसा लगता था कि ऑपोजिशन को सप्रेस करने की कोशिश करी जा रही है, दबाने की कोशिश करी जा रही है, और इसकी वजह से सब ऑपोजिशन को सप्रेस करके आई मीन शेख हसीना जीत रही हैं। तो ये कहीं उनके दिमाग में, जहन में आ रहा था कि क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि नहीं है। ठीक है, सो द लीडर ऑफ द जमायत इस्लामी वर कन्विक्टेड। और फिर तो एक तो इन्होंने लीडर को ही जेल में डाल रखा था, बांग्लादेश जो अपोजिशन पार्टी का लीडर था, ये जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी का। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जमायत इस्लामिया के जो लीडर थे या एक्टिव मेंबर थे, उनको भी जेल में डाला जा रहा था। उनको भी स्पेशल कोर्ट के थ्रू ट्रायल किया जा रहा था, उनको जेल में भेजा जा रहा था। बांग्लादेश नेशनल पार्टी हैड बॉयकॉटेड, और ये भी है कि उन्होंने बैक टू बैक इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। एक तो 2024 में, 2000 फिर 18 में इलेक्शन था, उसको भी बॉयकॉट किया था। और बॉयकॉट करने की वजह से शायद जो आई मीन अवामी लीग है वो जीतता आ रहा था। तो देर वाज इरेगुलरिटी, और ये भी बोला जाता था कि
शेख हसीना जो है वो कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस यूज करती है इलेक्शन में, और दूसरी बात है कि स्पेस जो है ऑपोजिशन का जो कि हर डेमोक्रेसी में होना चाहिए वो शायद वहाँ पे नहीं था। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों का आक्रोश जो है गवर्नमेंट के प्रति हुआ था। और फिर अब अचीवमेंट ऑफ शेख हसीना, उन्होंने वहाँ पे स्टेबिलिटी लेके आई थी, ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया था और उसका सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते हैं। जंप ऑफ जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ गया था, इम्प्रूव्ड इन सोशल इंडिकेटर, जैसे आई मीन पॉवर्टी कम हुआ था, आई मीन एजुकेशन ऑफ वुमेन बढ़ा था, ये सब चीज़ हुआ था। पॉवर्टी भी डिक्लाइन हो गया था 11.8% से 5%। तो ये सब कुछ अचीवमेंट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग जो थे या जो अपोजिशन पार्टी हो गया या जमायत इस्लामिया हो गया, इनको मौका मिल गया जब लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए तो, और उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने लोगों को, मॉब को इंस्टिगेट किया टू गो अगेंस्ट द खालिदा जी, आई मीन शेख हसीना, ठीक है। लेकिन कुछ हम देखते हैं कहीं कहीं पे इनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया था। क्या था यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट में, हम देखते हैं कि जब कोविड हुआ था तो उस समय बांग्लादेश को आसानी से निकाल पाई थी उस प्रॉब्लम से, और रशिया यूक्रेन वार हुआ था, उसकी वजह से पेट्रोल का जो इंपोर्ट है वो कम होने लगा था, दिक्कत आ गया था, उसकी वजह से चीज़ों का दाम बढ़ना शुरू हो गया था क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया था। हाँ, सो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो गया था। हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो एशिया में बांग्लादेश में ही था। ग्रोथ रेट जो था जीडीपी 3 गया था, जीडीपी ग्रोथ रेट जो था पहले हम देखते हैं 2020 में 7.9 था। सो ये भी एक लोग ये भी देख रहे थे, यूक्रेन वार की वजह से पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से बाकी सारे इन्फ्लेशन शुरू हो गया था, 10% इन्फ्लेशन हो गया था। एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में श्रैंक हो गया था क्योंकि वहाँ पे स्लो डाउन हो गया था इकोनॉमी कोविड-19 के बाद। तो ये सब चीज़ का इफेक्ट जो है लोगों पे दिख रहा था और लोग जो थे, सो फाइनली जो रिजर्वेशन इशू था वो एक तरह से एडेड फ्यूल और लोग ज़्यादा भड़क गए। अपोजिशन खालिदा जिया भी प्रोटेस्ट में चली आई, जमायत इस्लामी भी आ गया, और ये सब चीज़ जो था शेख हसीना के गवर्नमेंट के लिए खतरा बनता जा रहा था, ठीक है। आप देखते हैं चलो ये सब के बावजूद भी शायद शेख हसीना का गवर्नमेंट संभल जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां करी थी। वो गलतियां हैं कि यहाँ पे एक तो मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ द स्टूडेंट एंगर। जो स्टूडेंट गुस्सा है उसको शेख हसीना ने समझ नहीं पाई। वो चीज़ छोटा मोटा प्रोटेस्ट है, पहले भी हुआ है और उसको हमने सप्रेस किया या बातचीत करके खत्म किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को अंडरमाइन किया, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया उनके स्ट्रेंथ को, और उतना ही नहीं, जो प्रोटेस्टर थे उनको राजाकाराज जो था एक तरह से डेरोगेटरी वर्ड है, टर्म है जो कि यूज किया जाता है ऐसे लोगों को जो कि 1971 में जब वॉर ऑफ लिबरेशन होता है उस समय जो पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले थे, ऐसे लोगों को ये डेरोगेटरी टर्म से कहा जाता है। तो लोगों का सेंटिमेंट भी हर्ट होता है इससे। ब्लंडर था कि उन्होंने एक्सेसिव फोर्स यूज किया सप्रेस करने के लिए, पुलिस को, आवामी लीग के एक्टिविस्ट को छोड़ दिया कि जाओ जो प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करो किसी भी तरह से। 200 प्रोटेस्टर मारे गए, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे भी और कुछ मारे गए वहां पे। तो ये सब चीज जो था प्रोटेस्ट के बाद हम आफ्टर द प्रोटेस्ट हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आता है। इस डिसीजन में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है उसको रिवर्स कर देता है, और अब 5% जो रिजर्वेशन था वो फ्रीडम फाइटर को मिलता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोटेस्टर का जो डिमांड था वो पूरा हो जाता है। लेकिन अभी भी वो प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करते हैं, उनकी और नई नई डिमांडें आ जाती हैं। जैसे शेख हसीना को उसे सी हैज़ टू रिजाइन, दैट वाज द डिमांड। अकाउंटेबिलिटी फॉर 200 डेथ, जो पहले हम देखें जब प्रोटेस्ट हुआ था उस समय करीब करीब 200 प्रोटेस्टेंट मारे गए थे, और उनके लिए हु विल बी अकाउंटेबल। सो ये था। और अवामी लीग कॉल्ड फॉर काउंटर मोबिलाइजेशन ऑफ इट्स मेंबर, कि यहाँ पे अवामी लीग फिर से ये बोलता है कि अपने 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 मेंबर को ये मोबिलाइज करता है और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ उनको खड़ा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो अब क्या होता है कि फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है दोनों के बीच में। एक तो, और इस प्रोटेस्ट में हम देखते हैं कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो होता है ये ज्वाइन कर लेता है और जमायत इस्लामी भी ज्वाइन हो जाता है उसमें, और इस तरह से
जो आवामी लीग था पोजीशन वीकेंड एंड मिलिट्री भी रिफ्यूज कर देता है उसे सपोर्ट करने के लिए, और शेख हसीना को सपोर्ट सजेस्ट करता है कि रिजाइन करने के लिए और कंट्री को लीव करने के लिए। फाइनली शेख हसीना बांग्लादेश से लीव करके इंडिया जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं क्या हो रहा है। सो ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।